प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पिछले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पुस्तक के बारे में जिक्र किया था, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी भारत लोकतंत्र की जननी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके कई पक्षों को, कई आयामों को प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में भी उल्लेख करते हुए इसके महत्व को दर्शाया था। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम इसी पुस्तक के तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि ये पुस्तक द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका प्रकाशन किया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने और इसका संपादन किया है इस परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और इसके सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने। आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं दोनों विभूतियों से बात करेंगे जिन्होंने इसका संपादन करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन उसके पहले आइए प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस पुस्तक के बारे में उल्लेख किया है। साथियों, मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहाँ 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पुस्तक की चर्चा की और पुस्तक के संदर्भ में भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी प्राचीन हैं, इसको लेकर जो उन्होंने उल्लेख किया, हमें ये बहुत खुशी है कि उस पुस्तक के दो संपादक प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के, और साथ में प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, सदस्य सचिव भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। आज इस कार्यक्रम में हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। इस समय फोन लाइन के जरिए हमारे साथ प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी कुरुक्षेत्र से सीधे जुड़े हुए हैं। तो हम ये बिना विलंब के इस बात को जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब से कि इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इतिहास लेखन तो बहुत वर्षों से हो ही रहा है। बहुत सारी चीजें इतिहास के रूप में हम लोगों को पढ़ाई भी गई हैं, लेकिन अब ये कुछ चीजें जब इतिहास के पन्नों में नए नए तथ्य और नए नए जो विजन या सोच हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को लेकर, अध्यात्म को लेकर, राजनीति को लेकर सामने आ रहे हैं, उसमें इस पुस्तक की अहमियत क्या है और क्यों है? सबसे पहले तो प्रोफेसर तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी जी। और आप बताएं इस पुस्तक के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण ये एक उल्लेख अपने मन की बात में किया है। जी जी। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस पुस्तक को इस स्तर पर मन की बात जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है देश का हमारे, उसके अंदर इसका जिक्र किया। जी। जहाँ तक पुस्तक का सवाल है, इसमें दो पहलू हैं।
देखिए, पहले पुस्तक के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए आपको भारत और भारतीयता को समझना होगा। ये हमारा जो देश है, ये बड़ा विचित्र देश है। ये एक वृक्ष के समान है। ये 10,000 साल 15,000 साल से ऐसा ऐसा बड़ा हुआ है। हम लोग कोई ऐसी सभ्यता, ऐसा देश नहीं है जो किसी युद्ध में संपन्न हुआ या किसी संधि में बना या किसी राजनीतिक निर्णय से पैदा हुआ। हम लोग इवॉल्व हुए हैं जी। हमारी खान पीन अलग है, भाषाएं अलग हैं, डायलेक्ट्स अलग हैं, ड्रेस अलग हो सकती है, पर एक अनसीन, एक अंदर से छिपी हुई एक एकता हमारे देश को दर्शाती है। बिल्कुल। एक पहलू तो ये बहुत जरूरी है इस पुस्तक के संदर्भ में जानना। और दूसरा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इतिहास तो बहुत पहले से लिखा जा रहा है। ये जानना हमारे सुनने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि जो 200 साल अंग्रेज यहाँ रहे हमारे देश में, इसमें उन्होंने एक बहुत नुकसान किया, अनेक पहलुओं में नुकसान किया। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा, इवन आर्थिक पहलू से भी ज्यादा नुकसान उन्होंने इस प्रयास में किया कि इस महान देश को, इस प्राचीन सभ्यता को अपनी जड़ों से उखाड़ने का कोशिश की। उन्होंने सारा नैरेटिव चेंज इस तरह से किया कि ये देश जैसे सामान्य विश्व के अन्य देश उस तरह से हो जाए और हम लोग अपने 10,000 साल प्राचीन जो सभ्यता है, हमारे इतिहास है, उसको हम भूल जाएं। इसके अनेक उनके उद्देश्य अलग अलग थे इसमें, नैरेटिव चेंज करना। और दुर्भाग्य से इवन आजादी के बाद भी इस नैरेटिव को कुछ इतिहासकारों ने, कुछ स्कूल्स ऑफ राइटिंग ने इसको बनाए रखा। तो एक तरह से ये जो वॉल्यूम आया है ICHR का, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का, ये इस गैप को भरने का प्रयास करता है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है, सही बात को सामने, विश्व के सामने रखने की कोशिश इसमें की गई है। प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा अगर कुछ उदाहरण के साथ इस बात को अगर आप बता सकें या समझा सकें, मुझे लगता है श्रोताओं को और बेहतर ढंग से ये समझने में आसानी होगी कि किस तरह से कुछ चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर इस तरह के प्रयास हुए हैं जिनकी तरफ इशारा किया है। कुछ ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं? देखिए, इतिहास के अंदर अलग अलग पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये था कि जैसे माननीय श्री अरबिंदो कहा करते थे कि ये देश एक अनोखा देश है। हिमालय से लेकर महासागर तक, दोनों कोने से कोने तक यहाँ जितने लोग रहते हैं वो भारतीय हैं जी। इस प्रश्न को अंग्रेजों के जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, जो हिस्टोरियोग्राफी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जो पढ़ाई गई और आज भी कुछ समय तक पहले पढ़ाई जाती थी, उसमें ये बताया गया कि ये देश कभी था ही नहीं। ये तो अलग अलग सभ्यताएं थी, अलग अलग प्रदेश थे, अलग अलग लोग थे और अंग्रेजों ने आके इसको कंसोलिडेट किया। सबसे बड़ा तो नैरेटिव, मेन स्ट्रीम नैरेटिव यही है। तो 20वीं सेंचुरी में ही इसको एकता एक तरह से रूप दिया गया। तो ये नैरेटिव जो है, इसको चैलेंज करना बड़ा जरूरी है। अब बहुत सी चीजें, जैसे हम लोग, भारत की जो सभ्यता है, स्पिरिचुअल है, कल्चरल है, जो लोकतंत्र, जो इसका जो ये वॉल्यूम हम लोगों ने ICHR ने बनाया, 30 ऑथर्स ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें जी। इन 30 के 30 आर्टिकल, 30 के 30 आर्टिकल्स का यही प्रयास है कि उन बातों पर प्रकाश डालना जो बातें, इतिहास एक तरह से एक इस प्रकार का डिसिप्लिन है कि आप इसको किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं, किसी प्रकार से लिख सकते हैं, किसी प्रकार से इसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी इस यहाँ। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, देखिए, लोकतंत्र तो आज हम कहते ही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन आज जो लोकतंत्र की परिकल्पना या उसका जो सोच है, स्वरूप है, ज्यादातर मुझे लगता है, क्योंकि एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत सारे अलग अलग देशों की तरह, खासतौर पर पाश्चात्य देशों की तर्ज पर ये चीजें जो हैं, शायद काफी कुछ इसमें समाहित करने की कोशिश की गई थी जब देश आजाद हुआ। लेकिन इस पुस्तक में आप लोगों ने वैदिक युग से लेकर और ब्रिटिश युग तक की समाप्ति तक, उस युग की, वो पूरे एक लोकतंत्र का जो परिदृश्य है, इसमें समाहित करने की कोशिश की। मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रयास है। अब ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आखिर जो प्राचीन युग में लोकतंत्र की परिकल्पना थी देश में, वैदिक युग में थी, उसके बाद के अलग अलग युगों में थी, और आज जो हमारे सामने लोकतंत्र है, ये यात्रा किस तरह की रही है और कैसे ये अलग कैसे है उससे? जी, मैं थोड़ा अलग से मैं इसको बताता हूँ आपको कि एक्चुअली देखिए, लोकतंत्र जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थ्योरीज हैं जी, माना कि इनके हमने जो देखनी है कि इसका आधार क्या है। अब हमारी इस पुस्तकें अलग अलग लेखों में बातें दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो पॉलिटिकल थ्योरी है भारत में जो किस प्रकार की चलती रही, फॉर एग्जांपल कंसेंसस है। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत के ग्रामीण जो प्राचीन ग्राम है, ये कंसेंसस बिल्डिंग, सहमति जो है, वो आधार है डेमोक्रेसी का। और हमारी तो सारी सभ्यता ही सहमति पर डिपेंड करती है। अगर आप राइटिंग्स को देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा, हमारे जो ऋग्वेदी, जिनका आपने जिक्र किया,
प्रोफेसर राधाकृष्णन का एक बहुत अच्छी सुंदर टिप्पणी है ऋग्वेद पर, जिसमें वो अलग अलग बातों पर प्रकाश डालते हैं। एक और बहुत अच्छी टिप्पणी मैंने अपने प्रीफेस में इस किताब में जिक्र किया है जस्टिस रामा जॉयस की। वो ये कहते हैं कि भारत में जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक सोच है, जो इवन जो बेसिक है, वो भारत में इसका हजारों साल पहले इसका वर्णन आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ लॉ और धर्मान का मतलब लॉ है, लॉ का मतलब जो धर्मान है, लॉ को जाना ही धर्मान लफ्ज शब्द के साथ गया है। और धर्मान को अगर आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कि बेसिक क्या है कि रॉन्ग एंड राइट, शीट एंकर हमारी समाज का आधार बना ये समय के साथ। तो ये डेमोक्रेसी जो जिन चीजों के जो डेमोक्रेटिक ये लोकतांत्रिक संविधान जो बाद में बनता है, लोकतांत्रिक सोच जो पैदा होती है, उसका आधार हमारे यहाँ लगभग 5-5.5 साल पूर्व में देखने को मिलता है। ये भी आप देख सकते हैं कि माना कि जैसे रोम हमें पढ़ाया गया कि लोकतंत्र तो रोम और ग्रीस जैसी सभ्यताओं में मिलता है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ तो उसका आधार जो है 2000 साल पूर्व देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक जिस तरह आपने ये बहुत सही बात कही है, और मैं बाबू की आत्मकथा के कुछ अंश मुझे याद आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म जो है वो राजनीति से बिल्कुल विलग करके हम नहीं रख सकते, और राजनीति को उससे विलग करके नहीं रख सकते, क्योंकि धर्म हमें ये बताता है कि क्या अनुकरणीय है, किस चीज का अनुकरण करना चाहिए और किसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो एक विवेक हमें इस तरह का देता है जो समाज के हित में हो, समूह के हित में हो, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह की सोच हमेशा हमारी रही है। श्रोताओं, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसी पुस्तक के बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया था, और आज हम इसी पुस्तक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके संपादक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर से। एक चीज मैं थोड़ा सा संशय में हमेशा रहता हूं प्रोफेसर साहब, कि हम कहते हैं कि जो पुराने हमारे गणराज्य थे, रिपब्लिक्स थे, वो और आज का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है हमारी, इनमें क्या अंतर है? गणतंत्र और लोकतंत्र, आज गणतंत्र भी हैं हम, रिपब्लिक भी हैं, लेकिन इसमें किस तरह का अंतर हो सकता है? थोड़ा हम समझना चाहते हैं इस बात को, आज मौका मिला है आपसे बात करने का। जी। देखिए, जो डेमोक्रेटिक सिद्धांत जो इवॉल्व हुए हैं, जो आज का लोकतंत्र है जी, ये देखिए हम इसको 5000 साल पूर्व तो नहीं देखते हैं, पर जैसे मैंने बताया कि एक बेसिक इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं, जिनके आधार पर लोकतंत्र बनता है, गणतंत्र बनता है, उसके अंदर सही और गलत, गुड एंड बैड, एक जगह कहावत है हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि अगर राजा, अगर सम्राट जो है, अगर वो न्यायपूर्ण नहीं रहेगा तो नमक और चीनी, यानी मीठा और जो नमकीन है, उसका भी टेस्ट खत्म हो जाता है। शुगर एंड सॉल्ट लूज देयर टेस्ट। जो फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है, that you are never free from your actions, आप कभी भी अपने कार्यों से मुक्त नहीं हो सकते। आप अगर आपने गलत कार्य किया है तो ये सिद्धांत आपको विश्व के, देखिए जब भारतीय सभ्यता को, प्राचीन सभ्यता को आप देखते हैं, चाहे लोकतंत्र के रूप में देखिए चाहे गणतंत्र के रूप में देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सही और गलत, ये जो इसी देखिए ये सामान्य रूप से हम भूल जाते हैं कि कहीं तो ये सिद्धांत शुरू हुआ होगा, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज झूठ है, ये चीज सच है। ये सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता का आधार है। भारत में सम्राट का जो रूप था वो एक तरह से एक ट्रस्टीशिप मानी गई है भारत में। इट इज बार बार आप हमारे ग्रंथ इस बात का जिक्र करते हैं कि ये ट्रस्ट है। रूलर इज नॉट अ किंग इन दैट सेंस, ही इज बेसिकली अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल। दिस इज ओके जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाद में, बल्कि आज के युग में भी हम देखते हैं, अब जिस तरह से हरियाणा में खाप परंपरा है, या लोक की जो परिकल्पना है, जनजातीय परंपराओं में अपनी अलग तरह की जो पद्धतियां हैं संचालन के लिए, समूह मिलकर चीजों को संचालित करता है, वो मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र के वो स्वरूप है जो स्थानीय स्तर पर हमें दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली जब हमने इस ग्रंथ का जुलाई में, जब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं इसका, जब हमने पहली बार इसका जिक्र हुआ, तो मैं याद है कि मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठा था, तो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने जब पहली मीटिंग मैंने 29 जुलाई को इसकी कन्वीन करी, उसमें जब हमने डिस्कस किया क्या क्या थीम्स होने चाहिए, तो प्रयास यही था, क्योंकि देश, देखिए भारत एक बहुत विशाल और विचित्र देश है। यहाँ आपको अलग अलग पहलू, अलग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि भाषाएं अलग हैं। हमने इस बहुत अच्छे आर्टिकल इस किताब में ट्राइबल बेल्ट, जैसे आपने खाप का जिक्र किया जी, सिख, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिख गुरुओं की परंपरा का जिक्र किया, तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने लिया इसके अंदर। अच्छा। तो जैसे अगर आप देखेंगे खाप वाला जो जिक्र है, खापों का 1000 साल, मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल। अब माना कि खापों की आज बदनामी होगी है बहुत, पर प्रारंभिक रूप तो खाप का यही था कि भाई कंसेंसस है, सब समाज मिलकर। भारत की एक और चीज जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ हमने कभी
सैनिक विजय प्राप्त करने वालों को नहीं ज्यादा माना, हमने कोई मिलिट्री यूनिफायर्स या कोई पॉलिटिकल यूनिफायर्स। हमारे यहाँ सेजेस और सेंट्स जो लोग कंसेंसस बिल्ड करते थे, इस समाज ने उन बातों को बहुत उभारा है। अब ट्राइबल सोसाइटीज में तो इसमें 2-3 लेख हैं, बहुत सुंदर लेख हैं जिन्होंने ट्राइबल सोसाइटीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक ग्राम का जिक्र किया। जी तो ये बिल्कुल। इस प्रकार के बहुत सुंदर लेख हैं इसमें जो हमारी परंपरा को बिल्कुल देखिए। और दूसरी चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई हेरसे पर या कोई मनगढ़ंत कोई जो भी कहा गया है इस ग्रंथ में वो हिस्टोरिकल सोर्सेज पर बेस्ड है, साइंटिफिक सोर्सेज पर बेस्ड है। अच्छा, ये रिफ्यूटेबल एविडेंस जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं। जी अच्छा, इसमें लोकतंत्र की जो हम हजारों वर्ष की यात्रा है और हम भारत के अपनी इस भूमि को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, इस पूरी यात्रा का थोड़ा सा संक्षेप में अगर स्वरूप आप बता सकें, हमें इस बात को समझने में आसानी होगी कि कहाँ से कैसे शुरुआत होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं, किन किन पड़ावों से होकर। इसी प्रारंभ में जब आप देखें, जो अनेक लेख है मैंने अपने प्रीफेस में भी किया है और उमेश अशोक कदम जो हमारे सदस्य है उन्होंने भी किया है। तो प्रीफेस में हम जिक्र करते हैं ऋग्वेदिक कल्चर से। हमने राधाकृष्ण जी ने ऋग्वेदिक कल्चर का क्या वर्णन किया, उसके बाद ऋग्वेदिक कल्चर के बाद पोस्ट वैदिक जो बुद्धिस्ट पीरियड आते हैं, पोस्ट बुद्धिक पीरियड्स आते हैं। तो ग्रेजुअली आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना ये है जी कि लगातार ये एक जो भावना है कि सामान्य व्यक्ति का रोल राजनीतिक प्रशासन में रहेगा, उसकी राय इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजुअली जैसे समय बढ़ता गया आपको एक सस्टेन्ड लेवल पर ये चीज मिलती है। दुर्भाग्य से हमारे इस देश में क्या हुआ कि जैसे इन्वेजन, जैसे भारत एक विशाल देश है, एक संपन्न देश था, इसने बहुत से इन्वेजन हुए। इसमें ये इन्वेजन जो मिडिवल टाइम्स हैं वो उसमें डिस्कनेक्ट हो गया, कमजोर हो गया। लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं कमजोर जरूर हो गई, परंतु ग्रामीण लेवल पर ये उस जमाने में भी मिलती हैं। पर्टिकुलरली जो एरियाज और रेजिस्टेंस के एरियाज हैं उत्तर भारत के, विशेषकर हरियाणा जैसे प्रांत, आपको खाप पंचायतों का रोल सबसे प्रभावशाली उस पीरियड में मिलता है जब यहाँ विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ग्रेजुअली जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो ये कहा कि भाई यहाँ के ग्रामीण, अंग्रेजों ने एक हरियाणा के ग्रामों के बारे में कहा कि ये तो छोटे छोटे गणतंत्र हैं, इनको छोड़ दो, इनको अपने आप चलाने दो। ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है ये भारत के प्राचीन गांवों के बारे में बहुत से लोगों की है। जितने ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं वो यहाँ की इन सोच से, इन परंपराओं से काफी प्रभावित होते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये अपने जो मन की बात में इस बात का उल्लेख किया कि स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं। मुझे इस बात से ये आभास तो मिलता है, वैसे आप बेहतर उसको बता पाएंगे कि जो ये हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा है, आज लोकतंत्र के जिस स्वरूप को हम जी रहे हैं या जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें वो जो हमारा स्वभाव है डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने का, जो प्राचीन काल से है, वही स्वभाव आज इस रूप में मौजूद है। इसीलिए देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र है। ऋषि, मैं जब प्रधानमंत्री जी का मैंने ये वाक्य सुना तो मैं सच बताऊं, मैं दिल से बहुत खुश हुआ जी, क्योंकि ये सच्चाई इसमें यही है कि मुझे सबसे ज्यादा मैं निराश होता हूँ, कई बार गुस्सा भी आता है इस बात पर। अच्छा, कि जब लोग ये कहते हैं, बाहर दूर बैठे पाश्चात्य देशों के लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। मैं सच बताऊं आपको कि अगर इस देश में कुछ भी हो जाए, मैं ये जानता हूं कि इस देश में से लोकतंत्र की जड़ें हिल नहीं सकती है जी। ये हमारा भारतीय गरीब से गरीब व्यक्ति उतना ही लोकतांत्रिक है जितना अच्छा संपन्न व्यक्ति है। उसका कारण है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, कि भारत कोई कागज पे बनी हुई कोई कागज से बनाया गया एक देश नहीं है, किसी राजनीतिक निर्णय का देश नहीं है। हमने इवॉल्व किया है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं इवॉल्व हुई हैं। ये कोई हमारे खून में है, हमारी नसों में चल रही है और ना कोई इससे निकाल सकता। जिसने कोशिश करी, पहले आप जानते हैं, कोई दोहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। बिल्कुल, ये देश कभी कोई इसमें डर नहीं है इस बात का। अच्छा, देखिए, एक चूंकि पाश्चात्य सोच में या उनके चिंतन में नेशनहुड या राष्ट्र की परिकल्पना शायद नहीं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो राज्य की बात करते हैं, वो स्टेट की बात करते हैं। तो इसमें किस तरह का फर्क है और किस तरह से भारत ने राष्ट्र की परिकल्पना? इस बात का बहुत अच्छा प्रश्न आप उठा रहे हैं यहाँ। देखिए, भारत को समझने के लिए मैं जब भी भारत में कोई होता है, कोई लेक्चर देता हूँ, तो मैं श्री अरबिंदो को साइड करता हूँ। अच्छा, उन्होंने वो एक बहुत उनकी छोटी सी कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनहुड, व्हाट इज कल्चर, हम लोग हैं क्या, वो उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि ये देश में सब कुछ डाइवर्स होते हुए, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी
एक इनेट नेशन इसी हम लोग वी आर ए सिविलाइजेशनल नेशन, हम लोग कोई पॉलिटिकल नेशन नहीं है, हम सभ्यता से उत्पन्न हुआ एक राष्ट्र है हमारा। इस पुस्तक में भी इस पुस्तक में भी इमर्जेंस ऑफ द कांसेप्ट ऑफ नेशनहुड के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे उल्लेख आप लोगों ने किए हैं, जिससे जो आप बात कह रहे हैं सिविलाइजेशन के नजरिए से, वो बात इसमें बहुत विस्तार से शामिल की गई है। जी, एक चीज और यहाँ आपको जानना, मैं थोड़ा जिक्र करूँ, मैं आपको संक्षिप्त कर रहा हूँ यहाँ आपकी बात में, कि एक्चुअली भारत में जो हमारी इतिहास है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, वो हम जी रहे हैं जी। हम लोग डे टू डे लाइफ। बाकी जो पुरानी प्राचीन हमारे साथ की सभ्यता है, वो लगभग अब म्यूजियम में, संग्रहालयों में चली गई है। वी आर ए लिविंग सिविलाइजेशन। कि वेस्टर्न परसेप्शन में नेशनहुड का अंतर कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है, और जब तक दुनिया इस बात को समझ नहीं पाएगी, वो हमें सही रूप से समझ नहीं पाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि क्यों हम अधिकार दें दूसरे देशों को हमें जज करने का। हम तो इन लोगों से हजारों साल पूर्व सभ्यता है। ये चीज अब रिसर्जेंट इंडिया, आई कॉल इट ए रिसर्जेंट थॉट, ये दोबारा से देश सोच रहा है इस लाइन पर, और लोग जो है इस बात को आहिस्ता से मानने लगे हैं। डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में चीज आ गई है जी। हम लोग दूसरों को हमें जज करने का अधिकार क्यों हम दें, विशेषकर इंग्लिस्तान ब्रिटिश लोगों को जिन्होंने 200 साल तक शोषण किया, आज हम उन्हीं की बात को अपना जज बना रहे हैं। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का कई बार जिक्र भी किया है कि जो हमारे उपनिवेशवाद के प्रतीक हैं अभी भी हमारे समाज में, हमारे तंत्र में, हमारी सोच में भी अगर वो है कहीं, तो उनसे भी स्वतंत्र होने की आज हमें जरूरत है। हम ये तो बहुत ही वैलिड, बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो काफी समय से ये बात उठा रहे हैं जी। सच ये है कि जो डीकोलोनाइजिंग अंग्रेजी वर्ड है, डीकोलोनाइज, उपनिवेशवाद को अपने देश से हमने निकाला, हमने उनको एक्चुअली फिजिकली निकाला है 1947 में। बिल्कुल। दुर्भाग्य ये है कि वो निकल तो गए, पर वो उससे भी जो अंग्रेज जब यहाँ थे उससे गहरी जड़ें वो छोड़ कर गए। अनेक प्रयास ऐसे हो रहे हैं हमारे खेल में, तो 45-50 साल एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज का। हम लोग छोटी सी वाहियात से वाहियात बात जो वहां से उत्पन्न होती है उसको हम सही मानते हैं, हमारे यहाँ गंभीर से गंभीर बात को भी हम नकार देते हैं जी। ये रिसर्च में होता है, एकेडमिक डिस्कोर्सेज में होता है। ये मैं तो इसको कहूंगा कि देखिए जो नैरेटिव अंग्रेजों ने बनाया यहाँ 200 साल राज कर यही तो उनका प्रयास था। किसी तरह ये विशाल सभ्यता, प्राचीन सभ्यता अपने आप को भूल जाए और ये हमारी ओर देखने लगे, और हमने इसको होने दिया। पर मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक हूं, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि कितना भी प्रयास क्यों ना हो, जिस रास्ते पर हम लोग हैं, जिस रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को ले जा रहे हैं, भारत को कोई डरने की बात है नहीं। मैं तो ये मान कर चलता हूँ इस बात को। बिल्कुल सही बात है। और इस पुस्तक के लिए आभार तंवर साहब, बहुत बहुत आपका, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम उस महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। उसका टाइटल तो आपको याद ही होगा, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने इसी पर चर्चा की प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर से। अब हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर उमेश अशोक कदम साहब, जो कि सदस्य सचिव हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के, और इस पुस्तक के सह संपादक भी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कदम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। ICHR को आपने यहाँ तक बुलाया, ये ICHR के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का जो काम इन दिनों जिस तरह से निकल कर आ रहा है, एक नए परिदृश्य, नए परिप्रेक्ष्य में चीजें हमारे सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री महोदय जो कहते हैं कि एक डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस से हमें उन तमाम प्रतीकों से बाहर निकलना है जो उपनिवेशवाद के साथ जुड़ी हुई हैं। उस प्रक्रिया में इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, और ये पुस्तक उसी कड़ी में एक योगदान है। ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा हम ये जानने की, समझने की कोशिश करें, ये जो प्रक्रिया इसकी शुरू हुई जी, कितना समय लगा, किस तरह से, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से पूर्ण तथ्यपरक आलेख इसमें शामिल हैं, लेख शामिल हैं। देखिए, मैं भारत इतिहास अनुसंधान परिषद का सदस्य सचिव 11 अगस्त 2022 में बना। अच्छा। सितंबर में हमने इस थीम को हाथ में लिया, और काउंसिल में हमने तय किया कि इस थीम पे हमें एक बढ़िया किताब निकालनी है जी। दैट बुक शुड बिकम द फेस ऑफ ICHR। और इस बुक के दौरान ICHR का जो लोगो भी है, वो लोगो भी चेंज किया गया। अच्छा। आप अगर ICHR का नया लोगो देखेंगे, उस लोगो के साथ ये पहली किताब है। जो लोगो है
ये ब्लैक है पीछे पूरा। हाँ। ये ब्लैक का मतलब इंडियन सॉइल है, विच इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल, और उसमें से हर तरीके का सोना उभर के आ रहा है। बहुत सुंदर। हर तरीके का, विचारों का, आचारों का, संस्कारों का, मूल्यों इकोनॉमी का, का, मूल्यों का। और इसके अंदर जो बीच में रखा गया है वो है स्पिरिचुअल नॉट, एंडलेस नॉट, जो हर एक भारतीय धर्म की रिप्रेजेंटेशन करती है। वाह। और उसी में से नीचे की तरफ एच जुड़ा हुआ है, जो हिस्ट्री की परंपरा यूरोपियन है, हाँ। उसे भी जोड़ा है। और ऊपर की तरफ भारत इतिहास अनुसंधान परिषद के ई से भी वो एंडलेस नॉट जुड़ी है। तो भारतीय इतिहास परंपरा को लेके आगे का इतिहास सोचा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा, और इसके लिए भारतीय ऐतिहासिक साधनों का ही आकलन करके उसी को विशिष्ट रूप से आगे लेके इतिहास लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये पुस्तक, आपकी बात सुनकर ये लग रहा है कि अचानक ही नहीं पब्लिश होके आ गई लोगों के सामने। इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक विजन है। इसका जो ऊपर हमने बृहद वाक्य रखा है, हाँ। उस पे लिखा है नास्ति सत्य समो धर्मा ना सत्य विद्यते परम। ये महाभारत के आदि पर्व में जी। दुष्यंत को शकुंतला कह रही है। वो कह रही है कि ट्रुथ इज धर्मा, सत्य ही धर्म है, सत्य के ऊपर कोई धर्म नहीं हो सकता, और इतिहास लिखने के लिए आपको सत्य ही होना चाहिए। इसीलिए ये बृहद वाक्य भी लिया है, और इसीलिए ICHR का जो लोगो पहले कॉलोनियल था उसे हमने अभी भारतीय स्वरूप दिया है। और इसी भारतीय स्वरूप के अंदर हमने भारतम लोकतंत्र से जननी ये किताब, जिसमें 30 आर्टिकल्स है, ये इसका हमने सितंबर में प्रयोजन रखा। और इन 30 आर्टिकल्स के लिए जब हमने सारे इंडिया से, बहुत सारे हिस्टोरियंस से हमने बातचीत की, आर्कियोलॉजिस्ट से बातें की, प्राचीन काल से, मध्ययुगीन काल से और अर्वाचीन काल के सारे इतिहासकारों से जब हमने बातें की, तब तकरीबन 50 लोगों ने इसमें कहा कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और टाइम फ्रेम इसका था कि ये किताब उस फर्स्ट मीटिंग से लेके लास्ट मीटिंग यानी 100वें दिन पे इसको पब्लिश करना था। अच्छा, मतलब समय निर्धारित था कि इन्हीं दिनों में करना है। इस किताब की वैशिष्टता ये है कि इसमें जो भी आर्टिकल्स है ये उन लोगों ने लिखे हुए हैं जिन्होंने वर्नैकुलर सोर्सेस, भारतीय भाषाओं में जो भी साधन हैं इतिहासों के लिए, उसी का प्रयोग करके इसमें उन्होंने अपने सारे आलेख दिए हुए हैं। इसमें जो सेक्शंस है, 6 सेक्शंस किए हुए हैं। हाँ। एक पहला जो है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स पे है। उसके बाद जब हम आते हैं तो प्राचीन कालखंड में देखते हैं। फिर उसके बाद हम भक्ति मूवमेंट को देखते हैं। उसके बाद हम कॉलोनियल वर्ल्ड को भी देखते हैं, और हम इसमें खप पंचायत, विलेज पंचायत, इसके लिए भी देखते हैं। और जो श्रमणिक परंपराएं हैं, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, इन परंपराओं का भी इसमें एक अलग से सेक्शन है। और हर एक सेक्शन डेमोक्रेटिक एथॉस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक स्पेसेस, इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय डेमोक्रेसी जो है, जो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये बैलेट डेमोक्रेसी की नहीं बात कर रहे हैं। बैलेट डेमोक्रेसी ये पूरी तरीके से एक कॉलोनियल सिस्टम है, ये पाश्चात्य जो मैग्ना कार्टा के बाद आती है, कि आप किसी को बैलेट डालने के लिए देने के बाद उसको, तो उसमें जो है उसमें भी एक अभिजन और बहुजन का वाद रहता है। सुपीरियरिटी एंड इन्फॉरिटी रहती है। लेकिन भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राजेशाही में इस तरीके की व्यवस्थाएं कहीं भी नहीं है। और एक चीज जो प्रोजेक्ट चल रहा है ICHR का, दैट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर वर्नैकुलर सोर्सेज ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसके अंदर हम आर्काइव्स जो है, जो कॉलोनियल आर्काइव और कॉलोनियल लाइब्रेरी है, उसको छोड़ के हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्राचीन भाषाओं में, मध्ययुगीन भाषाओं में और अर्वाचीन भारतीय भाषाओं में जितना इतिहास के बारे में संदर्भ है, वो सारे के सारे हम डिजिटाइज करके ICHR के पोर्टल पे ला रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने प्रकाशित की है। भारत लोकतंत्र की जननी है और किस रूप में है, उसके तथ्यात्मक विवरण जो हैं इसमें अनेक अध्यायों में शामिल हैं। और आज हमने पहले जब प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर से बात की तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर हमने बात की, अवधारणा को लेकर बात की। प्रोफेसर उमेश अशोक कदम साहब से, जो कि सह संपादक है इस पुस्तक के, इस समय उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने जिक्र किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया, जैसे अनुभव मंडपम की बात की उन्होंने, अब ये तो 12वीं सदी का एक विवरण उन्होंने दिया है। तो इस तरह के कई बहुत सारे उदाहरणों को बहुत विस्तार से मुझे लगता है कि इसमें शामिल किया गया है। किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाएंगे? ये महत्वपूर्ण इसलिए माने जाएंगे क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है और जो हमारा प्रजासत्ताकीय विचारधाराएं हैं,
इनको जोड़ने के लिए सिर्फ राजतंत्र ने प्रयास नहीं किया है, राजतंत्र के साथ हमारे धर्मतंत्र ने भी प्रयास किया है, हमारे समाज तंत्र ने भी प्रयास किया हुआ है और हमारे सांस्कृतिक विभागों ने भी प्रयास किया हुआ है। इनमें आप अगर देखेंगे भक्ति मूवमेंट, भक्ति कालखंड को आप देखेंगे तो भक्ति कालखंड में आपको दिखाई देगा कि पूरे 1000 वर्ष के लिए, मध्ययुगीन के पूरे 1000 वर्ष के लिए दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक जो संतों की परंपराएं रही हैं, उन सारी परंपराओं में उन्होंने ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद सिखाने की कोशिश की है। और जब मानवतावाद की बात की जाती है तो उसके लिए लोकतंत्र की एक बहुत ही सक्षम ऐसी कड़ी बनाने पड़ती है। और ये कड़ी बनाते बनाते हमारे संतों ने, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमारे संतों के बारे में तो हम यही पढ़ते हैं कि दे आर रिलीजियस फिगर्स, दे आर स्पिरिचुअल फिगर्स, लेकिन अगर आप उनमें उन संतों ने जो भी लिखा है, अभंगों में लिखा है, उनके गाथाओं में लिखा है, उनके कथाओं में लिखा है, अगर आप ठीक से पढ़ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बार बार जो भी राजवंश है या जो भी गवर्नेंस के सिस्टम्स है उनको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले प्रजातंत्र ठीक से करना है, आपको प्रजा को ही पहले महत्व देना है। ये हुई संत परंपराओं की बात जी। श्रमणिक, अगर आप पीछे जाएंगे जैन परंपराओं में, आप बुद्धिस्ट परंपराओं में जाएंगे, आप महानुभावों के परंपराओं में जाओगे, आप कश्मीर की परंपराओं में जाएंगे या आप केरल की परंपराओं में जाएंगे, जैसे शंकराचार्य की जो पूरी अपनी एक विचारधारा है, या नाथ संप्रदायों के बारे में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों में अपने राजवंश के बारे में, अपने स्थिति के बारे में, अपने लोकल वैल्यूज के बारे में जो भी प्रयास किए गए हैं, विचारात्मक प्रयास किए गए हैं, वो इन संतों ने किए हैं। और इन संतों के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप। अगर मैं 12वीं सदी के ज्ञानेश्वर जी का आपको एग्जाम्पल दूं तो ज्ञानेश्वर ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पहली बार भगवत गीता का टीकात्मक परीक्षण किया है। अच्छा। और टीकात्मक परीक्षण करते करते उन्होंने वो महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा है और ये जो ग्रंथ है उसे भावार्थ दीपिका कहते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि भारतीय इतिहास परंपरा या भारतीय नॉलेज सिस्टम के अंदर सिर्फ मीनिंग के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, अर्थ के लिए नहीं है, उस अर्थ का भावार्थ समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और उस भावार्थ को लेके लोक कल्याण जो मंगलमयी हो, इन विचारों को आगे लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जो जनजातियों की परंपरा है उसके ऊपर भी इसमें अध्याय है पुस्तक में, और मुझे लगता है कि जनजातीय समुदाय अपनी परंपराओं को, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रही है, बहुत बाद तक उन्होंने अपने ढंग से उसको मैनेज किया, उसका प्रबंधन किया। इसीलिए आप कवर पेज जो पीछे का देख रहे हैं उसमें पीछे भीमबेटका की पेंटिंग लगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जनजातियां ही है। हाँ। जो एक साथ बैठी हुई है, एक साथ बैठ के चर्चा विमर्श कर रही है। ये शिलालेख पर जो उकेरा गया है, जो चित्र बनाए गए हैं उसमें ये भीमबेटका का हाँ, हाँ, और जो पहले पन्ने पे है वो इंडियन चैरेट है। अच्छा, वो इंडियन चैरेट है, इंडियन हॉर्स है और उसके ऊपर जो है वो धर्मध्वज है। धर्मध्वज जो है वो हवा के विपरीत लहराती है। सच बात है। देखिए, जो पुरी के जगन्नाथ टेम्पल पे है, वही वो आइडिया है। यही एक परंपराएं हमने पूरे जग के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ साझा की हुई है। भारत सिर्फ जननी नहीं है जी। भारत ये लोकतंत्र की जननी है। जननी के होने के बावजूद भी भारत ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को इतना पूरे जग पे इन्फ्लुएंस उसका है कि उन्होंने हमसे सीखा है, हमारे यूनिवर्सिटी से सीखा है कि 3 डायमेंशनल फिगर्स कैसे देखनी है। मैथमेटिक्स की एक कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग प्राचीन काल से लेके मध्ययुगीन काल तक दिखाई देती है। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सिस्टम है। किसी भी समाज में जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो वो मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। और मैथमेटिक्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है और उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने की अगर कोई एक देश प्रयोग कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि वो विचारों से कितना समृद्ध देश हो किस स्तर पर होगा वो। तो मैं जो जनजातियों की बात कर रहा था, उन्होंने किस तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं को सहेजा या उसका व्यवहार में उसे अपनाते हुए लंबे समय तक वो स्वरूप में दिखता है, और शायद अभी भी बहुत जगह हुआ ऐसा। जनजातियों को जब पहला इंटरेक्शन कॉलोनियल्स के साथ हुआ है तो
कॉलोनियल्स को जनजातियों ने ये कहा कि हमारे इसमें जो आप कहते कि मैं पढ़ाऊंगा और आप सीखेंगे, ये मान्यता ही नहीं है। हमारे यहाँ आपको जो भी सीखना है वो प्राकृतिक ढंग से, नैसर्गिक ढंग से सीखना है। बिल्कुल। वही एक डेमोक्रेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। तो सारी जनजातियां आप अगर देखेंगे तो वो कलेक्टिव डिसीजंस लेती है। हाँ। और इन कलेक्टिव डिसीजंस में जो उनका पंचायत सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए ट्राइबल सिस्टम्स के अंदर जो कलेक्टिव नॉलेज है, जो मेडिसिनल अंडरस्टैंडिंग है, मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग है, जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग है, और इन सभी चीज़ों का लोक कल्याण के लिए प्रयास करने का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वही एक अलग तरीके का डेमोक्रेटिक स्पेस तैयार करता है। मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा जी। महाराष्ट्र में बलूतेदारी सिस्टम है। बलूतेदारी। अच्छा। अब गांव गांव में 12 बलूतेदार होते हैं। हर गांव में 12 बलूतेदार रहेंगे। अब ये 12 बलूतेदार 12 अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, लेकिन इन सभी लोगों को उतना ही इकोनॉमिक स्टेटस दिया है, उतना ही सोशल स्टेटस दिया है, पॉलिटिकल भी दिया है और रिलीजियस भी दिया है। इन गांव के सारे जब डिसीजंस होते हैं तो ये सब लोग उन डिसीजंस के उस पंचायत में अपना खुद का सिंबल भी लगाते हैं, सिग्नेचर भी देते हैं, और उन सारे डिसीजंस में ये सब लोग कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ बात करते हैं। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी आने वाली सरकार, गवर्नेंस सिस्टम, मोनार्किकल सिस्टम, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। इस प्रयास के लिए प्रोफेसर साहब सचमुच आपकी पूरी टीम का, और प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर का, आपका, और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, उन सबका सचमुच हम हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनके लिए। ये बताइए कि इसके बाद भी इस तरह की कुछ नई कड़ियां आने की कुछ प्रयास हैं, सोच है? अभी डेमोक्रेटिक स्पेसिस में हम टेम्पल्स को भी लिए हैं। अच्छा। आर्किटेक्चर के अंदर टेम्पल इज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये सिर्फ एक वर्शिप करने की जगह नहीं है। तो एक ये डेमोक्रेटिक स्पेस इसलिए है कि वहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं। और प्राचीन काल में और मध्ययुगीन काल में टेम्पल स्पेसेस जो है वो पूरी तरीके से ग्रेनरीज का भी काम कर रही थी, वो बैंक का भी काम कर रही थी, वो लोगों को मैसेज देने के लिए कॉमन लेवल पे उसके लिए भी वो स्पेस यूटिलाइज हो रहा था, वो स्पिरिचुअल के लिए भी यूटिलाइज हो रहा था। तो टेम्पल को सिर्फ ना एक वर्शिप पॉइंट देख के उसको आपको देखना पड़ेगा कि हाउ टेम्पल इट्स आर्किटेक्चर, जो अलग अलग आर्किटेक्चर है जी। दूसरा और एक जो हमारा प्रयास चल रहा है कि अभी ICHR के पास 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट तो वो डिजिटल लाइब्रेरी फॉर वर्नाकुलर सोर्सेस हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा जो है कि भारत का समग्र इतिहास लिखना ICHR ने शुरू कर दिया है। इसका जो पहला जिस्ट वॉल्यूम है वो 22 मार्च 2023 को प्रकाशित होकर आएगा। वो जिस्ट वॉल्यूम है जिसमें ये कहने की कोशिश की जाएगी कि समग्र इतिहास लिखने की जरूरत क्यों, और ऐसा क्या है जो हमने भारतीय इतिहास में से आज तक समझने की चेष्टा ही नहीं की। 14 या 15 वॉल्यूम से में अगले 2-3 साल में काम चलेगा। तीसरा जो प्रयास है वो है कि ICHR इज गोइंग टू वर्क टुगेदर विद ISRO। अच्छा। ये हम काम कर रहे हैं टू रीराइट द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ये जो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऋषियों ने कहा, ऋषियों को आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल फिगर्स की तरफ मत देखिए, उनको आप एक एकेडमिशियन की तरफ देखिए। और जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो राइटिंग ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अच्छा। हम इसका ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर प्राचीन काल में 34% था। हाँ, बिल्कुल। मध्ययुगीन काल में 24% था, और जैसे जैसे ही 14वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक हम आए तो वो 0.05% पे चला गया। इन सब तथ्यों को हमें फिर से एक बार उजागर करके देखना चाहिए कि हम ऐसे कौन से सिस्टम्स को लेके चल रहे थे कि हम 34% वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और आज सच में
हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से। दरअसल ये चीजें हैं, हमें उनको समझने की और सामने लाने की जरूरत है और उसकी स्वीकृति बनाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आज के लिए इस बातचीत को तो हम यहीं विराम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपसे जानकारी मिली है। प्रोफेसर उमेश अशोक कदम साहब, बहुत बहुत आभार आपका स्टूडियो में आने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।